The curve of angle of incidence versus angle of deviation shown has been plotted for prism. The value of refracted index of the prism is, तो हमें यहाँ पर डेल्टा वर्सेस आई कर्व से जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो जो ये 60 डिग्री दिखाई दे रहा है ये है हमारा डेल्टा मिनिमम, ये है डेल्टा मिनिमम। ये डेल्टा मिनिमम है और ये हमारा ये एंगल 60 डिग्री है, वो हमारा आई है और हम जानते हैं जब मिनिमम होता है तो आई और ई बराबर होता है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा मिनिमम होता है 2i माइनस ए। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू है 60 डिग्री बराबर 2 आई की वैल्यू है 60 माइनस ए। तो यहां से आप सॉल्व करिए तो ए आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री यहां पर आ चुका है। अब जब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री आ चुका है तो अब हम यहां पर बात करेंगे, हमें निकालना म्यू है, तो म्यू निकालना है। तो आपको ये मालूम है कि जब डेल्टा मिनिमम होता है, डेल्टा मिनिमम होता है तो इन दैट केस ये डेल्टा मिनिमम होता है, ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। और अगर डेल्टा मिनिमम है तो यहाँ से जो लाइट डालते हैं वो लाइट इसके अंदर जाती है और ये लाइट यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये हम जानते हैं ये एंगल R1 और ये एंगल R2। तो हम जानते हैं जब डेल्टा मिनिमम होता है तो R1 R2 बराबर होता है, R1 इज इक्वल टू R2 होता है और ये होगा A/2। ए कितना है 60 डिग्री, तो ये आएगा आपका 30 डिग्री। ये 30 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गया और यहां पर ये एंगल आई, आई आपको दिया हुआ है, आई कितना दे रखा है, इट इज 60 डिग्री, इट इज गिवन टू। यहाँ आई जो है इट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो इस पर हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो बाहर मीडियम में एयर है तो 1 साइन 60 डिग्री बराबर म्यू साइन 30 डिग्री और साइन 60 होता है √3/2 इजिकल टू म्यू और साइन 30 है 1/2। यहां से म्यू की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, इट इज √3। तो म्यू बराबर √3। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A beam of monochromatic chromatic light is incident at angle of 50 degree on the face of equilateral prism. The angle of emergence is 40 degree. Then angle of minimum deviation is, तो हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा वो निकालना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है और कैसा प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल का मतलब ये होगा कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा, है ना, ये 60 डिग्री होगा। एंड इसमें हमने यहाँ पर एक लाइट बीम को डाला हुआ है और ये लाइट बीम डाली है और ये लाइट बीम यहाँ से अंदर गई और यहाँ से लाइट बीम बाहर निकल रही है, ऐसा कुछ होगा। और ये एंगल दे रखा है आपको कितना, 50 डिग्री और ये बाहर एंगल दे रखा है 40 डिग्री। तो हम जानते हैं, पूछ रहा है एंगल डेल्टा मिनिमम, तो इस केस में जो डेल्टा आएगा, डेल्टा कितना आएगा, आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू है 50 डिग्री, ई की वैल्यू है 40 डिग्री, माइनस ए कितना है 60 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है 40 + 50 दैट इज 90 - 60 दैट इज 30 डिग्री। तो ये है डेल्टा। और हम जानते हैं कोई डेल्टा मिनिमम की बात कर रहा है तो डेल्टा मिनिमम जो होगा इस डेल्टा से छोटा ही होगा। तो डेल्टा
मिनिमम कितना आएगा, इट विल बी लेस देन योर 30 degree. So B is going to be the answer. A ray of light at an angle of 53 degree on a prism emerges at an angle of 37 degree as shown. If the angle of incidence is made 50 degree, which of the following is a possible value of angle of emergence? तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, डेल्टा वर्सेस आई कर्व, तो ग्राफ हम जानते हैं कुछ इस प्रकार से आता है। एंड इस ग्राफ में ये बोल रहा है कि इस यहाँ पर लेट से एक पर्टिकुलर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग आपका एंगल जो दे रखे हैं, ये एंगल 37 है, ये एंगल 53 है ना, क्योंकि हमारा इस एग्जांपल में ये 53 क्या एंगल ऑफ, यानी ये आपका आई है और ये हमारा ई है। तो हम जानते हैं ये आई और ई इंटरचेंजेबल होते हैं, तो आई और ई और उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर हमने एंगल को कितना कर दिया, 50 कर दिया। तो देखिए अगर हम एंगल को यहाँ पर 53 से कितना कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो अगर हमने 50 कर दिया यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा वैल्यू है आई डैश। आई डैश कितना कर दिया हमने, 50 कर दिया। यहाँ पर इसको मैं आई डैश बोल रहा हूँ, और आई डैश की वैल्यू है 50। तो आई डैश करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं डेविएशन है डेल्टा डैश, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ई आएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ ई डैश। तो एक चीज समझ में आ गई, ई डैश होगा, ई डैश वो 37 डिग्री से बड़ा होगा, ई डैश विल बी ग्रेटर देन योर 37 डिग्री, ये तो हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं जो डेल्टा डैश आ रहा है, डेल्टा डैश की वैल्यू जो आ रही है, इट विल बी लेस देन यू डेल्टा है, डेल्टा मतलब ऊपर वाला है ना, ये डेल्टा से कम ही होगा। तो डेल्टा डैश क्या होगा आपका, आई डैश प्लस ई डैश माइनस ए लेस देन डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए। अब देखो ये तो चला गया, आई डैश हमें दिया है 50 डिग्री, ई डैश निकालना है लेस देन, आई कितना है, इट इज योर 53 डिग्री, और ई कितना है 37 डिग्री। तो ई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 53 प्लस 37 दैट इज 90, और 90 में से 50 घटाएंगे तो इट इज 90 माइनस 50 डिग्री। तो ई डैश की वैल्यू जो आ रही है इट इज 40 डिग्री। तो ई डैश 40 डिग्री है, और यहाँ ई डैश क्या है, 37 से बड़ा है। तो वी कैन से दैट, यहाँ पर वी कैन से दैट कि जो ई डैश की वैल्यू आ रही है वो आपका 37 डिग्री से तो बड़ा होगा और 40 डिग्री से छोटा होगा। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो 35 आंसर नहीं होगा, 42 भी आंसर नहीं होगा, 40 से छोटा होना चाहिए तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, इट इज डी ओनली। When light falls on a sphere made of diamond, total internal reflection takes place, which make it shine more than a similar sphere made of common glass. देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है कि एक स्फेरिकल डायमंड बोल रहा है, स्फेरिकल डायमंड है, तो हम जानते हैं अगर स्फेरिकल डायमंड है, ये स्फेयर है लेट्स से, स्फेयर के केस की अगर हम बात करते हैं और इसमें अगर यहाँ पर लाइट डाल रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर लाइट डाली है और ये मान लेते हैं कुछ एंगल है लेट्स से आई, तो हम जानते हैं बाहर अपना एयर है, अंदर जाएगा तो इट विल बेंड लाइक दिस टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट रे इस प्रकार से जाएगी और ये एंगल होगा हमारा आर, और फिर यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आई है ये आर है, तो हम जानते हैं ये भी एंगल आर ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये रेडियस है और ये भी रेडियस, तो ये ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो रेडियस के सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं।
अब देखो जब ये यहाँ पहुंचेगा और ये आर है, तो हम जानते हैं ये आर है। जब यहाँ आर है एंगल, मतलब आपका ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, और बाहर का क्या है, रेयरर है। डेंसर है अंदर, और ये है बाहर, रेयरर। देखो रेयरर, डेंसर मीडियम में एंगल आर है, तो रेयरर में मीडियम का एंगल कितना आई है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम जब बात करेंगे, तो यहाँ पर डेंसर मीडियम का एंगल आर है, तो जब बाहर रे निकलेगी, तो ये एंगल आई पर ही निकलेगी। इसका मतलब ये होगा इस सरफेस पे आपका टी आई आर, ये लिखा है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये नहीं होगा। तो स्टेटमेंट वन जो है आपका गलत हो चुका है। और जब स्टेटमेंट वन गलत है, तो आंसर कितना आएगा, इट इज डी ओनली। और स्टेटमेंट टू देखेंगे तो लिखा है रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर देन रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ चीप ग्लास। बिल्कुल सही है, डायमंड का रिफ्रैक्ट इंडेक्स ग्लास से, ऑर्डिनरी ग्लास से ज्यादा होता है। बट इसमें जो आपका स्टेटमेंट वन दिया है वो ऑल टुगेदर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं एक स्फेरिकल अगर ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल डायमंड है, तो रे एंटर करेगी तो रे को बाहर ही निकलना पड़ेगा। इस केस में टी आई आर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। A light ray strikes a hexagonal ice crystal floating in the air as shown in the figure. The correct path of ray may be. तो आपको बताना है कौन सा पाथ सही है। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करना है। तो देखो यहाँ से ये रे गई, तो बाहर मीडियम हमारा रेयर मीडियम है, और अंदर का मीडियम कैसा है, डेंसर है। तो हम जानते हैं जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो ये हम जानते हैं ये रे गई, ये नॉर्मल में ड्रॉ कर दिया है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो केवल यही ऑप्शन पॉसिबल है। और जब ये रे यहाँ पहुंचेगी, तो ये अब जा रही है डेंसर से रे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सी ऑप्शन इज ओनली आंसर, ये आएगा। जो बी ऑप्शन है, इसमें ये अनडेविएटेड जा रही है, तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। और यहाँ पर इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। और जो ये वाला डायग्राम है, ये सीधा नॉर्मल के अलॉन्ग आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका सी ही होगा, ए बी डी आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a light ray is incident on a transparent sphere of reference root 2 at an angle of incidence that is 45 degree. What is the deviation of tiny fraction of ray which enter the sphere, undergoes two internal reflections and then refracts out into the air? देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर दिया हुआ है, और इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लाइट रे एंटर कर रही है। तो यहाँ पर लाइट रे एंटर कर रही है, कितने एंगल पे एंटर कर रही है, इट इज एंगल 45 डिग्री। और हम जानते हैं बाहर आपका रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे इस प्रकार से जाएगी, रे जो है इस प्रकार से अंदर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अंदर गई है, ये एंगल मैंने मान लिया आर है, तो यहाँ स्टेटस लगाते हैं, तो 1 sin 45 डिग्री बराबर म्यू साइन आर। साइन 45 होता है 1/√2। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, इट इज √2 इंटू साइन आर। तो यहाँ साइन आर की वैल्यू आएगी 1/2। तो आर की वैल्यू इट इज 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी है, इट इज
30 डिग्री। तो देखो r बराबर अगर ये 30 डिग्री है, तो जब ये रे यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया वापस से। तो क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द डेविएशन ऑफ एनी रिफ्रैक्शन ऑफ रे व्हेन व्हिच एंटर्स द स्फीयर अंडरगोस टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ गई, एंटर करने के बाद एक इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, और जब इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है रे नीचे जाएगी, ऐसा कुछ जाएगी, और ये एंगल 30 है तो हम जानते हैं ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और इसके बाद जो रे है वो यूं जाएगी, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, 30 है, तो ये रे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर वाले ये ट्रायंगल दिखाई देखेंगे तो ये 30 है, और ये पूरा एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो 30 60, तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड ही जाएगी, और फिर इस प्रकार से बाइसिमेट्री यहाँ पहुंचेगी, और ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा। और जब ये 30 है तो जब रे बाहर निकलेगी तो ये एंगल 45 डिग्री पर ही बाहर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं जब एंटर की थी तो 45 पे एंटर की थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 था, और यहाँ जब वापस आ रही तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो इस रे को जाना सीधा था, और ये जा इधर ही, तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम निकालते हैं तो या तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, तो ये 45 40 90, तो ये आपका डेल्टा की वैल्यू या तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, या 270 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरीका ये भी है, दिखा है ना, ये एंगल हमारा कितना है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। सो आंसर इज गोइंग टू बी ए। A beam of diameter d is incident on a glass hemisphere as shown. If the radius of curvature of the hemisphere is very large in comparison to d, then the diameter of the beam at the base of the hemisphere is। देखिए यहाँ जो पैरेलल बीम आ रही है तो ये कहाँ फोकस करेगी वो निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है म्यू टू डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू बराबर होता है म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। तो म्यू टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इट इज 3/2 डिवाइडेड बाई वी, माइनस म्यू वन कितना है 1, यू कितना है इन्फिनिटी, बराबर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस आर। तो ध्यान से देखिए 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, 1/2r। 3/2v इज इक्वल टू 1/2r। तो यहां से v कितना आ रहा है, v आ रहा है 3r, तो v3r आ रहा है। तो v3r का मतलब क्या हुआ, v3r का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सरफेस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सरफेस, ये जो एक इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं नीचे बनेगी, और नीचे कहीं बनेगी। ये ऐसा कुछ बनेगी, है ना। और ऐसे ही एक रे यहाँ से भी दूसरी भी बना लेते हैं। हम्म, ये जो रेज हैं ऐसे कहीं मिलेंगे।
उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ, दोबारा से बनाएंगे इसको। यहाँ पे रे 3R पे जाके मिलेंगे, है ना, 3R पे जाके ये रेज मिलेंगी। तो इन्वर्ट इट, चलिए ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ से रे, ये देखिए, ये इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं पहली बात तो इस पॉइंट से जो रे आ रही है वो इस प्रकार से आएगी और यहाँ मिलेगी, और एक रे यहाँ से आएगी, यहाँ मिलेगी। तो ये देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, तो एक ये मान लो आपका इमेज यहाँ बनना चाहिए। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3R, और ये दूरी है R, तो ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? वो, तो इस बेस का डायमीटर यहाँ, यानी ये जो है, ये दिखाई दे रहा है, ये मान लेता हूँ ये डी डैश है। निकालना क्या, द डायमीटर ऑफ द बीम एट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, डी डैश निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो एक ट्रायंगल मेरे के पास ये नीचे दिखाई दे रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं। तो ये आपका डी है, ये 3R है। तो डी डिवाइडेड बाई 3R इज इक्वल टू, ये आपका डी डैश है, ये 2R है, बराबर कितना आएगा? डी डैश डिवाइडेड बाई 2R। तो डी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 2R/3। डी डैश की वैल्यू 2R/3 आ रही है, सॉरी 2D/3। 2D/3, तो 2D/3 ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी डी। An air bubble is inside water, the refractant of the water is 4/3. At what distance from the air bubble should an object be placed so as to form a real image at the same distance from the bubble? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक हमारे पास एयर बबल है, एयर बबल मतलब इसके अंदर एयर है, ये है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट रखनी है आउटसाइड, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये बाहर है वाटर, बाहर वाटर यानी म्यू कितना है? 4/3, और अंदर है एयर। देखो यहां से अगर मैं रे डायग्राम की अगर बात करता हूं, तो यहां से रे जाएगी, यहां पहुंचेगी, और इस सरफेस पे मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो हम जानते हैं बाहर का मीडियम है डेंसर और अंदर का रेयर मीडियम है, तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो लाइट रे है, इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, ऐसे कुछ जाएगी। अब यहां जब रे पहुंचेगी, तो फिर मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये रे कहाँ जा रही है? रेयरर से डेंसर, तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये लाइट रे क्या हो रही है? ये लाइट रे डेविएट हो रही है ऊपर की तरफ। तो इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो यहां कहीं इमेज बनेगी। तो बताइए क्या ये इमेज रियल बन सकती है? ये इमेज रियल नहीं बनेगी, ये हमेशा वर्चुअल होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, द एयर बबल कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज, दैट इज द आंसर। In a converging lens of focal length f, the distance between real object and its real image is 4f. If the object moves x distance towards lens,
इट्स इमेज मूव बाय x2। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर अगर मेरे पास कोई लेंस है, लेट्स से इट इज कॉन्वेक्स लेंस, एंड ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट्स से ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है P, यहाँ पर हमारा ये F और एक पॉइंट होता है यहाँ पर 2F, और ऐसे ही यहाँ पर होता है F और एक होता है 2F। देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 2F पर है तो इमेज कहाँ बनती है, 2F पर बनती है ना। ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2F से F की तरफ लाऊंगा तो इमेज जो है वो 2F से इन्फिनिटी भाग जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट तो 2F से F आई, इमेज 2F से कहाँ गई, इन्फिनिटी। तो बेसिकली समझिए, यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ आगे खिसकाता हूँ बाय डिस्टेंस लेट्स से x1, तो जो इमेज है वो और ज्यादा खिसकेगी, क्योंकि उसको देखिए ऑब्जेक्ट को 2F से F तक पहुंचना है, इमेज को 2F से कहाँ पहुंचना है, प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचना है। तो बेसिकली यहाँ x1 खिंचवाएंगे तो ये इधर जाएगा x2, x2 बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो x2 जो होगा यहाँ पर बड़ा होगा, तो x2 ग्रेटर देन हम बोल सकते हैं x1। सिमिलरली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ 2F से लेफ्ट में ले जाता हूँ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, तो 2F से माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो जो इमेज होगी वो कहाँ जाएगी भाई, 2F से इधर जाएंगे तो ये इमेज 2F से F की तरफ जाएगी। तो ये 2F से माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, ये केवल 2F से F तक जा रही है। यानी कि इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा कितना, y1, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका y2 वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू y1, है ना। तो यानी कि इसको y1 पीछे ले जाएंगे तो यहां पर y2 जो होगा बहुत छोटा होगा। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि y1 जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन y2। तो x2 ग्रेटर देन x1 है, यानी x1 लेस देन x2 है, y1 ग्रेटर देन y2। तो ओनली ऑप्शन इज सी इज द आंसर। Point object placed on the principal axis of a converging lens and its image I1 is formed। देखिए यहाँ अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, तो इसकी इमेज यहाँ इसी पर यहीं कहीं बनेगी। अब बोल रहा है कि हमने इस लेंस को घुमा दिया, तो अब हमारे ये है नई प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए नई प्रिंसिपल एक्सिस भले ही क्यों ना हो, हम जानते हैं वो रे जो यहाँ से चलेगी और वो रे अगर इसके जो ऑप्टिकल सेंटर P से पास होगी तो वो अनडेविएटेड जाएगी, यानी सीधी जाएगी। तो एक रे तो हम जानते हैं अगर ऑप्टिकल सेंटर से बात करेंगे तो सीधी जाएगी, और दूसरी रे हम यहाँ से बनाएंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक रे वो बना दी, तो ये रे है इस प्रकार से, तो यहाँ इस प्रकार से जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक रे तो सीधी बना ली और एक रे यहाँ टकरा के इधर जा रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, इट विल बी ऑन ओल्ड एक्सिस, पुराने वाले एक्सिस पर ही आएगा। तो यानी कि इमेज जो बनेगी वो पुराने वाले एक्सिस पर ही बनेगी, पॉइंट पी विल लाई ऑन द ओल्ड एक्सिस ओनली, ओल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। तो बी इज गोइंग टू बी द आंसर।